एक बहुत बड़ा वर्ग भारत में पिछड़ी जातियों का है। 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। आपातकाल के बाद चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस को केवल 154 स्थान ही प्राप्त हुए और जनता पार्टी की सरकार को चुनने में मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने इस बात को महसूस करते हुए 1978 में पिछड़ों के कल्याण के लिए, पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को सरकार को दी, परंतु तब तक जनता पार्टी की सरकार का पतन हो चुका था। काफी लंबे समय के बाद अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। पूरे देश में मंडल आयोग की सिफारिशों के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ, परंतु इसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू करने का अपना अडिग फैसला लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वीपी सिंह की सरकार का पतन भी हो गया। मंडल आयोग की सिफारिशें सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया। मंडल आयोग को क्या कार्य सौंपे गए थे? मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मुख्य रूप से क्या क्या बातें कही? उन्होंने मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए सरकार को परामर्श दिया। इसी प्रकार पिछड़े वर्गों के शिक्षित युवाओं को उद्योग लगाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण देने की व्यवस्था की जाए। पिछड़े वर्गों के लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं बनाई जाए, उन्हें शिक्षण संस्थानों में भी उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जाएं। इसी प्रकार भूमि सुधार किया जाए, जो मध्यम वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग भूमिहीन है, उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जाए, भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। सूचना का अधिकार आंदोलन। सूचना का अधिकार आंदोलन 1990 के दशक में राजस्थान से शुरू हुआ। 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक एक संगठन ने, श्रमिकों का एक संगठन, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में राजस्थान में काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत अनेकों कार्य चल रहे थे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मजदूरों की मजदूरी में हेराफेरी की आशंका व्यक्त की। उन्होंने ये मांग की कि मजदूरों की जो पगार है उसको सार्वजनिक किया जाए, यानी हमें भी हमारी मजदूरी का लेखा जोखा दिखाया जाए, क्योंकि मजदूरों की संख्या जो हाजिर होती थी उससे ज़्यादा मजदूरों की हाजिरी वो लोग, प्रशासनिक लोग, अपने रिकॉर्ड में दर्ज करते थे। अनेकों कार्य राजस्थान में उस समय चल रहे थे, जैसे स्कूलों, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण। अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में
हेराफेरी हो रही थी। उनकी मांग को के मद्देनज़र 1994 व 1996 में खुला दरबार यानी जन सुनवाई का आयोजन किया गया राजस्थान में, और प्रशासन ने इस संबंध में अपना पक्ष रखा। सन 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक विधेयक पास हुआ, परंतु यह विधेयक काफ़ी कमज़ोर था, इसलिए इसे अमल में नहीं लाया गया, इसे लागू नहीं किया गया। इसके बाद 2004 में सूचना का अधिकार नामक विधेयक संसद में पास किया गया। 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और यह विधेयक राष्ट्रीय स्तर पर, यह कानून, सूचना का अधिकार कानून राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो गया। सूचना के लिए हमें जिस भी विभाग से सूचना प्राप्त करनी है, उस विभाग के सूचना अधिकारी से संपर्क आवेदन के माध्यम से किया जाना है। आवेदन के साथ 10 रुपये का शुल्क भी जमा करवाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है तो उसे आवेदन निःशुल्क करने की स्वतंत्रता है। आवेदन सूचना अधिकारी के पास पहुंचने के बाद 30 दिन में सूचना उसे देनी पड़ती है, यानी सूचना प्राप्त करने वाले को 30 दिन में सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए। प्यारे बच्चों, दलित पैंथर्स नामक एक संगठन भी भारत में काम करता है। दलितों के हितों की रक्षा के लिए दलित पैंथर्स नामक संगठन का निर्माण किया गया। महाराष्ट्र के कुछ शिक्षित युवाओं के द्वारा दलित पैंथर्स का निर्माण किया गया। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जिस तरह से भारत में दलितों के साथ समाज में गैर बराबरी का व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार अमेरिका में भी काले लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है। उनके साथ भेदभाव और शोषण होता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनके लिए अमेरिका में अलग शिक्षण संस्थाएं, अलग स्कूल, अलग कॉलेजों की स्थापना की गई। अपने हितों की रक्षा के लिए समाज में हो रहे भेदभाव के विरुद्ध 1966 में कैलिफोर्निया में ब्लैक पैंथर नामक पार्टी की स्थापना की गई। उस ब्लैक पैंथर से ही प्रेरित होकर महाराष्ट्र के शिक्षित युवकों ने 1972 में दलित पैंथर की स्थापना की। दलित पैंथर की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम, समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जाए। हमारे समाज में भी, क्योंकि भारत लंबे समय तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा है और अंग्रेज भारतीयों के साथ रंग के आधार पर भेदभाव करते थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही भेदभाव हमने रंग के आधार पर दलितों के साथ किया। दलित पैंथर इस भेदभाव की समाप्ति चाहता था। सेकेंडली, जाति प्रथा की समाप्ति। भारतीय समाज अनेक जाति, अनेक वर्गों में बटा हुआ है। वैदिक काल में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जिसने वर्तमान में जाति व्यवस्था का स्थान ले लिया है। इसलिए जाति के आधार पर हमारे समाज में अनेक प्रकार के भेदभाव या दुर्व्यवहार होते हैं। इसलिए जाति प्रथा की समाप्ति की जाए, सामाजिक न्याय की स्थापना, कि हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय का अर्थ होता है
प्रत्येक को उसका हिस्सा मिले और हमारे विकास के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी नीतियां चलाई जाए। ये दलित पैंथर की मुख्य मांगें थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ किसान आंदोलन हुए। उनमें तेभागा आंदोलन 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा। भीषण अकाल से लोगों के साथ भूखा मरने की समस्या आ गई। एक तरफ अकाल, दूसरी तरफ जमींदारों और शाहूकारों के द्वारा किसानों का शोषण। तेभागा का अर्थ है कि उत्पादन को 3 भागों में बांट देना, 3 हिस्सों में बांट देना। एक हिस्सा जमींदार के पास जाएगा, दूसरा हिस्सा कर के रूप में सरकार लेगी और तीसरा हिस्सा मेहनतकश किसान के पास बचेगा, जो उनकी मेहनत के मुकाबले बहुत थोड़ा था। लगातार शोषण हो रहा था। 1946-47 में बटाईदारों और मझोले किसानों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। उन्होंने जमींदारों और सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। जमींदारों से उनकी भूमि छीन ली और गांवों में किसान सभा का शासन स्थापित कर लिया, अर्थात किसानों के द्वारा गांव का शासन अपने हाथों में ले लिया। दूसरा आंदोलन तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना तत्कालीन हैदराबाद रियासत का हिस्सा होता था। 1946 में बंगाल के जागीरदारों को देशमुख या नवाब कहते थे कि अत्यधिक कर वसूली के विरोध में तेलंगाना में किसानों ने आंदोलन शुरू किया। उनकी प्रमुख मांग थी कि हमारे ऋणों को माफ किया जाए तथा अनुचित करों को रद्द किया जाए, अर्थात ऋण और करों के बोझ से किसान दबा हुआ था। तेलंगाना आंदोलन लगभग 2.5 वर्ष तक चला और इस आंदोलन से 2000 गांव तथा 40 लाख लोग प्रभावित हुए। किसानों ने जमींदारों, देशमुख और नवाबों के विरुद्ध हिंसा का साधन अपनाया। उन्होंने 5000 गोरिल्ला सैनिकों को तैयार किया। गोरिल्ला सैनिक जमींदारों के विरुद्ध लड़ते थे, जमींदारों के हथियार छीन लिए और जमींदारों को वहाँ से भगा दिया। स्वयं उनकी जमीन पर के मालिक बन गए। आंदोलन को देखते हुए सरकार के ने हस्तक्षेप किया और सरकार के हस्तक्षेप के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। अगला नक्सलवादी आंदोलन, एक बहुत बड़ा आंदोलन। 1964 में आप लोगों ने जैसा पढ़ा है, 1964 में साम्यवादी दल में फूट पड़ गई। साम्यवादी दल के 2 टुकड़े हो गए, साम्यवादी दल और साम्यवादी दल मार्क्सवादी। दोनों दल आपस में राजनीति में उलझ गए, लेकिन उनके जितने भी सक्रिय सदस्य थे
उन्होंने अपने आप को उनकी दलगत राजनीति से अलग कर लिया और स्वयं जनहित के कार्यों में जुट गए। 1967 में बंगाल में साम्यवादी दल की सरकार बनी। उसके बाद दार्जिलिंग में नक्सलवाड़ी क्षेत्र है। बंगाल में दार्जिलिंग नामक स्थान पर एक नक्सलवाड़ी क्षेत्र है जहाँ से किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की। उनके इस आंदोलन में कानू सान्याल और चारू मजूमदार की भूमिका अग्रणीय है। आंदोलन बड़े किसानों के विरुद्ध किया गया। बड़े किसानों के पास 250 एकड़ से भी ज़्यादा भूमि होती थी और वो लगातार किसानों का शोषण कर रहे थे। 1969 में नक्सली नेता, नक्सलवाड़ी क्षेत्र के संबंध रखने वाले नेता कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेनिनवादी मार्क्सवादी पार्टी बनाई। इस पार्टी ने नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलनकारियों ने सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाया और वे समाजवाद की स्थापना चाहते थे, अर्थात राज्य के सभी संसाधनों को सभी के लिए बराबर उपयोग के अवसर दिए जाएं। अन्य राज्यों में भी उन्हें पर्याप्त समर्थन मिला। 1948 के बाद किसानों का मुख्य हिंसक विद्रोह और जोतदारों के साथ मारपीट का यह सबसे बड़ा आंदोलन था। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार एक महिला आंदोलन भी था जिसे ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ताड़ी चावल से निर्मित होने वाला एक नशीला पदार्थ है जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता था। ताड़ी को दूसरा नाम अगर हम देशी शराब कहें तो भी ठीक है। ताड़ी विरोधी आंदोलन 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए कार्यक्रम, देश से निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए थे। नेल्लोर जिले के दुबरगंटा गांव में भी एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलता था। वहां पर गांव की महिलाएं अपना घरेलू कामकाज निपटाने के बाद पढ़ने के लिए आती थी। वहां महिलाओं ने समाज में ताड़ी के सेवन और उसके दुष्परिणामों की चर्चा की और उस बुराई से छुटकारा पाने के लिए सभी ने एक मत होकर आंदोलन चलाने का फैसला लिया। समाज में ताड़ी के सेवन से अनेकों बुरे प्रभाव पड़ रहे थे। पुरुषों का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। घर की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही थी क्योंकि नशे की हालत में पुरुषों ने काम करना बंद कर दिया था। घरेलू हिंसा में वृद्धि हो रही थी। नशे की हालत में महिलाओं के साथ मारपीट की जाती थी। महिलाएं अपनी मारपीट से अत्यधिक त्रस्त थी। जब पुरुष लगातार
शराब के नशे में रहते थे, ताड़ी का सेवन करते थे, उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, खेतों में काम करना बंद कर दिया, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चली थी और ताड़ी का सेवन करने वाले लोग ताड़ी के कर्ज के तले दबे हुए थे। बहुत सारे शराबी लोगों ने अपनी ज़मीन शराब के ठेकेदारों को बेच दी, जिससे लगातार कृषि उत्पादन में भी गिरावट आई। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में जन आंदोलन का उदय का विस्तृत वर्णन किया गया। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।